तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस में। आज हम अपनी ऑडिटिंग की क्लास 2 की तरफ चल रहे हैं। इससे पहले ऑडिटिंग की क्लास 1 हो चुकी है, जिसमें हमने ऑडिटिंग के बेसिक इंट्रो के बारे में जाना था। ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग के प्लान क्या होते हैं, इंस्पेक्शन क्या होता है, या फिर अलग अलग बातें हमने जानी थी कि ऑडिट क्या करता है। स्टार्टिंग में हमने ये सब जाना था। अभी हम लोग ऑडिटर के राइट्स, ड्यूटीज़, उसको हटाना, उसको नियुक्त करना, बहुत सारी बातें और जानेंगे। बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑडिटिंग रिस्क क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। आप लोगों का जो भी आप लोग बीकॉम कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं, या आप लोग सीए के फाइनल में हैं, या हो सकता है आप लोग कर रहे हो आपका सेकंड ग्रुप हो, तो कोई परेशान नहीं होना है। ऑडिटिंग एक बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है। अगर आप इसको नॉर्मल वे में पढ़ रहे हैं, इसके कुछ रूल्स वगैरह, ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ के एक नियम होते हैं। अगर आप उसको याद रख रहे हैं तो आपके एग्जाम्स इजीली क्रैक हो जाएंगे, है ना। बस आप लोगों को क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट, उनको समझना ज़रूरी है। चलिए ऑडिटिंग रिस्क को समझते हैं, और पहले ये समझ लेते हैं ऑडिटिंग रिस्क क्यों है। ऑडिटिंग रिस्क का मतलब क्या है? मतलब ऑडिट करके ऊपर कोई रिस्क आने वाला है क्या, कि मान लो भाई ऑडिट करोगी कोई मरवा देगा, ऐसा है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिटिंग रिस्क क्या होता है, पहले हम उसको जानते हैं। देखिए, हम लोगों को पता होता है ऑडिटर की एक ओपिनियन होती है। ऑडिटर की ओपिनियन को मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को समझाया था डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, जब मैं ऐसे 230 पढ़ा रहा था, आप लोगों को याद होगा। डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, सेक्शन याद वगैरह याद रखिएगा। ऑडिटर की ओपिनियन के बारे में आप एक बात रखिएगा। ऑडिटिंग की ओपिनियन जो होती है, इसका मतलब होता है जो फाइनल वो रिपोर्ट देता है किसी कंपनी के बारे में। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट मतलब जैसे मैंने इस कंपनी का ऑडिट करा, अभी कंपनी कैसी है, एक्स वाई जेड कंपनी का मैंने ऑडिट करा, भी एक्स वाई जेड कंपनी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ठीक ठाक है, मतलब इसमें कमी क्या है, भाई एरर मिला क्या मिला। अब ओपिनियन कैसे टाइप की होती है अभी हम वो भी जानेंगे। बट पहले आप लोगों को बेसिक ओपिनियन का मतलब समझ में आ गया। एक तरह से ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? ऑडिट रिस्क का मतलब होता है ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो गलत हो सकती है। अब सर सवाल ये उठता है, सर ऑडिटर की रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है, वरना फिर हम ऑडिट किस बात के लिए करा रहे हैं? देखिए, ऑडिटर भी एक इंसान होता है। सबसे पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी। ऑब्वियसली बात है, और ऑडिटर इंसान होता है। वो जो डॉक्यूमेंट उसके हाथ में मिलते हैं, या वो जितनी जांच करता है, वो उसी के आधार पे आपका ऑडिट करता है। अब मान लीजिए उसे जो जानकारियां मिल रही हैं अगर वही गलत है, तो उसकी रिपोर्ट भी कैसी आएगी? सर ऑब्वियसली बात है, गलत आएगी। तो सबसे पहले तो ये कंपनी की ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको गलत जानकारी कभी भी ना दे। अगर एक कंपनी अपनी रियल कंडीशन जानना चाहती है तो वो बोलते हैं ना कि इंसान शीशे में खुद को हमेशा भले ही कोई दुनिया उसे कुछ भी बोले, लेकिन वो शीशे में अपनी सच्चाई जानता है। इसी तरह से कंपनी को भी कोशिश ये करनी चाहिए अपनी सही जानकारी दे, और रेस्ट ऑडिटर को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सही जानकारी ले, इंटरनल सोर्स से वरना एक्सटर्नल सोर्स से। बट अभी फिलहाल हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, ऑडिट रिस्क क्या है। तो ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? इस बात की संभावना कि ऑडिटर की ओपिनियन गलत हो सकती है। अब ऑडिटर की ओपिनियन गलत होने के कारण हो सकता है उसे जो जानकारी मिली वो गलत थी, हो सकता है कंपनी का इंटरनल कंट्रोल नहीं था, हो सकता है ऑडिटर ही फ्रॉड था, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी बातें हो सकती हैं। ये अनक्वालिफाइड ओपिनियन कहलाती है। अनक्वालिफाइड मतलब कि साक्ष्य इतने सही नहीं है, या हमसे बातों को छुपाया गया है ना। ऑडिटर को दिख रहा है भाई वहाँ पर डिपार्टमेंट है, लेकिन कंपनी वालों ने जाने ही नहीं दिया, तो वो ऑडिटर वहाँ पे ऑडिट कर ही नहीं पाया। तो ऑडिटर साफ साफ अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि भाई मुझे उस डिपार्टमेंट का ऑडिट करने को नहीं मिला है, तो वो क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड कहलाएगी। अभी ये सब बातें आप जानेंगे हो कि क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होती है, अनक्वालिफाइड क्या होती है। बट आप बेसिक लेवल में ऑडिट की रिस्क के बारे में आप जान गए। जब ऑडिटर की जो रिपोर्ट है या उसका ओपिनियन है वो गलत हो सकता है, तो ऑडिट रिस्क कहलाता है। अब वो गलत होने का कारण क्या है, ये मैंने आपको समझाया। गलत होने का कारण हो सकता है कुछ जानकारी गलत दी गई, लोगों का जो मैनेजमेंट है उनका इंटरनल कंट्रोल नहीं था, या हो सकता है कि ऑडिटर ही फ्रॉड था। कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम में ये आता है सर ऑडिट रिस्क कितने टाइप का होता है। तो अगर एग्जाम में आप ये डेफिनेशन लिख के आते हैं ऑडिट रिस्क के लिए, ऑडिट रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन मे गो रॉन्ग, तो आपको पूरे नंबर वहाँ पे मिल सकते हैं। इसके आगे भी आप लिखना चाहें ऑडिट रिस्क रेफर टू द रिस्क दैट द ऑडिटर इशू इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अभी आपको मिल सकते हैं। ऑडिटर की आप पॉइंट याद रखिएगा कि अनक्वालिफाइड क्यों होती है। ये हो सकता है उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो रॉन्ग है, ठीक है, इंफॉर्मेशन रॉन्ग मिली है, या सामने वाले का इंटरनल कंट्रोल नहीं है, कंपनी का खुद के एम्प्लॉय के ऊपर इंटरनल कंट्रोल नहीं है ना, या थर्ड आपका कि ऑडिटर ही क्या है, ऑडिटर ही फ्रॉड है। उसने कंपनी से पैसे ले लिए, कंपनी ने बोला भाई ये दिखा देना, उसने दिखा दिया।
तो अब ऑडिटर के जो रिस्क होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमैनेजमेंट और डिट्रैक्शन रिस्क। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमैनेजमेंट क्या है और डिट्रैक्शन रिस्क क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमैनेजमेंट दो पार्ट में बटा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि ये दो तरीके के रिस्क को मिला के बना है। पहला आता है इसमें इनहेरिटेड रिस्क और दूसरा आता है इसमें कंट्रोल रिस्क। मतलब अगर मैं इन दोनों रिस्क को इसमें जोड़ दूं तो आप लोगों का क्या बन जाएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमैनेजमेंट बन जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों इसमें जोड़ दिए जाएं तो उससे क्या बन जाएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमैनेजमेंट बन जाएगा, इनहेरिटेड रिस्क और कंट्रोल रिस्क को। और एक आपका डिट्रैक्शन रिस्क है। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेलिंग में समझते हैं, बट ध्यान रखिएगा रिस्क दो टाइप के थे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमैनेजमेंट, डिट्रैक्शन रिस्क, जिसमें से मटेरियल मिसमैनेजमेंट भी दो पार्ट में बटा हुआ है, इनहेरिटेंट और कंट्रोल। चलिए इनहेरिटेंट रिस्क क्या होता है। इनहेरिटेंट रिस्क होता है ड्यू टू द नो इंटरनल कंट्रोल। अगर कोई भी इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं कंपनी का। इंटरनल कंट्रोल बोले तो मतलब जैसे मैं एम्प्लॉयज़ वगैरह पे ध्यान रखता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि कंपनीज में क्या होता है, एक एम्प्लॉय के ऊपर एक अथॉरिटी बिठाया जाता है और उस अथॉरिटी के ऊपर एक और एम्प्लॉय बिठाया जाता है, ताकि इसके काम को ये पर्सन चेक करे और इसके काम को एक और बार क्रॉस चेक करा जाए। ये एक तरह से इंटरनल कंट्रोल है ना। अगर मैं डायरेक्ट एक एम्प्लॉय को अपने पास रिपोर्टिंग करवाऊंगा, डायरेक्ट मान लीजिए एमडी को रिपोर्ट करेगा, तो इससे होगा क्या, एमडी के ऊपर इतना बर्डन आ जाएगा कि वो हर काम को चेक नहीं कर पाएगा। इसलिए काम को बाइफर्टिफिकेट कराया जाता है, बांटा जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एक एमडी के ऊपर क्या करता है कि एमडी अपनी नीचे अंडर में पहले एक एम्प्लॉय रखता है और उस एम्प्लॉय को भी, उस एम्प्लॉय के अंडर में जो एम्प्लॉय होते हैं वो इसको रिपोर्ट करते हैं और ये डायरेक्ट जाके एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करते होते हैं, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। इससे क्या होता है, इससे काम बढ़ जाता है और एरर की चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, हर कोई भ्रष्ट है, गड़बड़ कर रहा है, ट्रांजेक्शन में प्रॉपर रूप से अकाउंटेंट अपने काम के लिए क्या है, बिल्कुल ही केयरलेस है, वो कोई ध्यान नहीं देता। अब अकाउंटेंट का ऊपर अगर एक अथॉरिटी होगा तो वो ऑब्वियसली बात है, अकाउंटेंट सोचेगा भाई अथॉरिटी चेक कर लेगा, लेकिन अथॉरिटी भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो अकाउंटेंट भी ध्यान नहीं देगा, तो इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। क्या हो रहा है कंपनी में कोई मतलब नहीं। तो वहाँ पे अब जानकारियाँ ऑब्वियसली बात है सही तो मिलेंगी नहीं। तो सबसे पहले तो वहाँ पे मटेरियल का रिस्क आ जाता है कि मटेरियल हमें अच्छा नहीं मिलेगा, यानी कि जानकारियाँ हमें सही नहीं मिलेंगी। तो इनहेरिटेड रिस्क का मतलब क्या है कि कोई भी इंटरनल कंट्रोल नहीं है। अब एक आता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क मतलब इंटरनल कंट्रोल करने की कोशिश तो करी गई लेकिन फेल हो गए, इंटरनल कंट्रोल डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो फेल हो गया। यानी कि जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे सर आपने बोला था कि एक अकाउंटेंट है, उसके ऊपर एक अथॉरिटी बिठाई गई, ठीक है, और उसके और वो अथॉरिटी एमडी सर को क्या कर रही है, रिपोर्ट कर रही है, ठीक है। अब ये अकाउंटेंट पहले वाले केस में हमने क्या था, इंटरनल कंट्रोल था ही नहीं, तो अकाउंटेंट केयरलेस था। अब की बार अकाउंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट है, वो ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहा है जो पकड़ में नहीं आ रही, ऑडिटर भी, अथॉरिटी भी जो है उसकी ढंग से समझ नहीं पा रही, उसने ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन कर दी। मतलब उसने क्या करा, उसने ये बोला भाई मान लो मैं अपना एक कोई मटेरियल बेच रहा हूँ, इसमें जिसकी वैल्यू 100 रुपये है, तो उसने कस्टमर को क्या समझाया, 100 रुपये आप क्या करिए, 100 रुपये आप मुझे अमाउंट में दीजिए, मतलब उसका बिल दे दूंगा और 10 रुपीज़ उसके ऊपर क्या मिलेगा, सर ये एक्स्ट्रा है, आपको इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे बेचना है। तो उसने क्या करा, उसने लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर दिया, 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। अभी 10 रुपये जो एक्स्ट्रा है इसका बिलिंग भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, ये किसकी जेब में जा रहा है, टोटली अकाउंटेंट की जेब में जा रहा है। अथॉरिटी केवल और केवल क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, वो कभी भी फिजिकल रूप से जाके वहाँ पर देख के नहीं आया उस बिल्डिंग को, कभी भी उस लोगों, उसने कस्टमर से बात नहीं करी, कस्टमर का कोई कस्टमर केयर नंबर कोई नहीं बनाया कि कस्टमर ऑब्वियसली बात है इसके बारे में पूछ सकें कि भाई क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर कस्टमर को बिल नहीं मिलेगा तो पूछेगा, लेकिन इन लोगों ने कुछ बनाया ही नहीं। तो वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल उन्होंने रोकने की कोशिश तो करी कि अकाउंटेंट के ऊपर अथॉरिटी एक बार चेक करेगा, लेकिन उन लोगों की सिस्टम और प्रोसेस इतनी मजबूत नहीं थी कि वो इंटरनल कंट्रोल रोक पाते। और वहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि इंटरनल कंट्रोल का एरर हो रहा है, मतलब इंटरनल कंट्रोल कर पाते ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ पे एरर को रोक पाते ऐसा कुछ नहीं कर पाए ये लोग, तो वहाँ पे एरर दिख रहा है। तो ये क्या है, कंट्रोल रिस्क। तो मतलब इनहेरेंट रिस्क क्या है, जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, देयर इज नो इंटरनल कंट्रोल। अब यहाँ पे आपका क्या है, कंट्रोल रिस्क क्या है,
उन लोगों ने ट्राई तो करा बट फेल हो गए। मतलब इंटरनल कंट्रोल के लिए उन्होंने ट्राई तो करा, ट्राई फॉर इंटरनल कंट्रोल, बट फेल है। तो अगर कभी भी ऐसी स्थिति होगी तो वो कंट्रोल रिस्क कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का जब भी ये दोनों रिस्क मिलते हैं, इनहेरिटेड और कंट्रोल, तो वो मटेरियल मिसमैनेजमेंट कहलाता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो जेन्युइन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं डिट्रैक्शन रिस्क में। डिट्रैक्शन रिस्क क्या होता है? अब ये यहाँ तक का पार्ट आ रहा था इंटरनल कंट्रोल के कारण कि इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं और इंटरनल कंट्रोल ट्राई तो करा लेकिन मैनेज नहीं कर पाया। डिट्रैक्शन रिस्क क्या है? ऑडिटर ही फ्रॉड नहीं पकड़ पाया। मतलब ऑडिटर ही फेल हो गया फ्रॉड पकड़ने में। फ्रॉड है कंपनी में लेकिन ऑडिटर फेल हो गया। जैसे मान लो मैंने जैसे XYZ कंपनी का ऑडिटर गया था ऑडिट करने। इन्होंने अपनी 2 फैक्ट्रियाँ शो करी, फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2। फैक्ट्री 1 की इन्होंने सब डिटेलिंग उसे दिखाई, अच्छे से दिखवाया, फिजिकल भी दिखवाया, यहाँ पे देख लो बिल्डिंग है हमारी, फैक्ट्री ऐसी है। ठीक है, अब उन लोगों का ऑडिटर का भरोसा इन लोगों पे क्या हो गया? बन गया कि हाँ सब डॉक्यूमेंट वगैरह सही हैं। फैक्ट्री 2 के भी डॉक्यूमेंट इन्होंने दिखा दिए लेकिन फिजिकल रूप से उसको फैक्ट्री को नहीं दिखाया। अब ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि वो इतना जल्दी भरोसा नहीं करे, है ना, क्योंकि वो चेक करने आया है, उसका काम है ऑडिट करना, तो उसको जाके एक बार फैक्ट्री 2 भी देखनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इन लोगों ने इतना अच्छा डॉक्यूमेंट दिखा के उस पर भरोसा दिखा दिया कि भाई बहुत बढ़िया है हमारी फैक्ट्री, लेकिन फैक्ट्री 2 तो सही थी ही नहीं। फैक्ट्री 2 में क्या था? फैक्ट्री 2 है ही नहीं, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट पे है। तो अब यहाँ पे ऑडिटर फेल हो गया क्योंकि ऑडिटर ने थोड़ा भरोसा कर लिया, या मान लीजिए ऑडिटर बिजी हो गया किसी कारणवश, वो सही चेक नहीं कर पाया, कुछ भी रहा, तो अब ऑडिटर फ्रॉड नहीं पकड़ पाया। तो अगर ऑडिटर फ्रॉड नहीं पकड़ पा रहा है तो वो क्या है? डिट्रैक्शन रिस्क है कि भाई आप उस चीज़ के बारे में पता नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं। अब इसको फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू पे कर लेंगे। तो आप लोग इन शॉर्ट में अच्छे से समझ गए हैं इनहेरिटेंस रिस्क क्या है। देयर इज नो कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, नो इंटरनल कंट्रोल। और कंट्रोल रिस्क क्या है? ट्राई फॉर इंटरनल कंट्रोल बट फेल। और रिट्रैक्शन रिस्क क्या है? व्हेन ऑडिटर कैन नॉट डिटेक्ट द एरर और फ्रॉड में भी कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में हो गया। डेफिनेशन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में इसमें मिल ही जाएगी, PPTs में, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इस फॉर्मूले को सब लोग दिमाग में बिसा लीजिए अच्छे से। ऑडिटर रिस्क क्या होता है? तो ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमैनेजमेंट और डिट्रैक्शन, इन दोनों को मिला के बना होता है। अब मटेरियल मिसमैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था 2 तरीके के रिस्क आ रहे हैं, इनहेरिटेड और कंट्रोल। तो इनहेरिटेड और कंट्रोल एक तरह से इसमें आ रहे हैं, है ना। तो एग्जामिनर चाहे ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला आपको ये वाला दे दे या इन तीनों रिस्क का आपस में गुणा कर दे, बात एक ही है, क्योंकि मटेरियल मिसमैनेजमेंट में यही वाला रिस्क आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। मटेरियल मिसमैनेजमेंट में दोनों ही है ना कि इंटरनल कंट्रोल नहीं है या इंटरनल कंट्रोल का ट्राई करा लेकिन फेल हो गया, और उसके अलावा डिट्रैक्शन रिस्क वाले। तो मटेरियल मिसमैनेजमेंट में ये आता है, साथ में डिट्रैक्शन रिस्क और होता है, तो इन तीनों का गुणा करने पर ऑडिट रिस्क आता है। ठीक है, चलो बस आई होप सो आप लोगों को आज की क्लास अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम लोग इंटरनल कंट्रोल को अच्छे से समझेंगे कि एक कंपनी अपने यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल करती कैसे, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो एक कंपनी इंटरनल कंट्रोल करती है, ऐसी कौन सी कंपनी होती हैं जिनको ऑडिटिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती है जो अपना ऑडिटिंग नहीं कराती, बट ऐसी कौन सी कंपनी इनको कराना मस्ट है। तो अब इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको टेक केयर, थैंक यू। बस अपना पढ़ाई करते रहो और लगे रहो, अच्छे से ग्रेड के साथ पास हो, बहुत तैयारी करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।